नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभ्यास सीरीज में। ये वो सीरीज है जहां पर क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस के सभी चैप्टर का वन शॉट अपलोड किया जा रहा है। यहाँ पे साइंस के पहले 2 चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज है चैप्टर नंबर 3 जहां हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर कर रहे होंगे और इस सीरीज में हम यही चीज़ें रिपीटेडली दोहरा रहे हैं कि हम वन शॉट इस तरीके से बनाएंगे कि अगर किसी भी बच्चे को उस चैप्टर में से कुछ नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखकर उसको काफ़ी कुछ आने लगेगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद वो एनसीईआरटी पढ़ लेता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेता है, सो आई एम डेफिनेटली चैलेंजिंग दैट कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उस बच्चे से नहीं होगा। वो सारे ही क्वेश्चन कर पाएगा और वो ईजिली क्लास 10th में इन चैप्टर्स में से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का ईजिली से वो आंसर दे सकता है और इजी तरीके से क्लास 10th साइंस में 95 से ऊपर नंबर ला सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आते रहेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी। तो सबसे पहले बात आती है कि मेटल्स क्या होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं। कुछ एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही होती है जिनको मेटल शो कर रहे होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कैसे सब्सटेंस होते हैं मेटल जो एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है ये प्रॉपर्टीज, सब सोचोगे यार क्या होगी ये प्रॉपर्टीज। तो चलिए एक एक करके ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है? अब ये नाम इतना तगड़ा है, लोगों को डर लग रहा होगा कि मेलिबिलिटी क्या होता है। तो मेलिबिलिटी दरअसल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है, मेलिबिलिटी दरअसल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जब मेटल को हम प्रेशराइज करते हैं, हैमर करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल कन्वर्ट हो जाता है थिन शीट में। ओके, मेलिबिलिटी यानी कि मेटल की वो एबिलिटी जब हम मेटल को प्रेशराइज करते हैं, हैमर करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट में। हमने मार्केट में बहुत सारी एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी। वो क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल मेलिएबल होते हैं और जब हम मेटल को हिट करते हैं, मेटल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हम उसकी क्या बना सकते हैं? थिन शीट बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की कि मेटल डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल क्या होता है? जिस तरीके से मेलिएबल यानी कि मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेटल की एबिलिटी होती है। वहीं डक्टाइल हम ऐसा कहते हैं कि मेटल की वो एबिलिटी जिसके कारण हम उसे वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपर वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। तो पहला रीजन क्यों यूज होता है? क्योंकि वो डक्टाइल होता है और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो वायरिंग में यूज होता है। दूसरा रीजन क्या होता है वो थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। तो अब तक हमने मेटल की 2 प्रॉपर्टी देख ली, एक मेटल मेलिएबल होते हैं और दूसरा मेटल डक्टाइल होते हैं। तीसरा क्या है प्रॉपर्टी? तो ये मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल ना क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। उनका सरफेस क्या होता है? शाइनी होता है। उस शाइनी सरफेस को हम क्या कहते हैं? लस्टर। उस शाइनी सरफेस को हम क्या कहते हैं? लस्टर। आपने गोल्ड देखा होगा, आपने सिल्वर के कॉइन देखे होंगे, आपने प्लेटिनम देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं? इनकी सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, इसलिए मेटल किस में यूज होता है? इसलिए मेटल ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। ज्वेलरी और दूसरे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेटल का एक शाइनी सरफेस होता है। बाकी मेटल्स भी आप देख लीजिए, सोडियम आप देख लीजिए, पोटेशियम आप देख लीजिए, तो इनके सरफेस क्या होंगे? शाइनी सरफेस होंगे। तो मेटल के पास क्या होता है? एक शाइनी सरफेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है लस्टर। तो हम कह सकते हैं कि मेटल क्या होता है? मेटल लस्टरस होते हैं। तो अब तक ये 3 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। तो चलिए, अगर ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे, चौथी प्रॉपर्टी समझते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि मेटल जो है अपने से हीट को भी पास करेगा, हीट को भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। इसी रीजन के कारण हम देखेंगे कि काफी सारे मेटल्स जैसे कॉपर होते हैं वो वायरिंग में भी यूज होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो वो होता है आपका सिल्वर। ठीक है, तो यहां पे हमें चौथी प्रॉपर्टी समझ में आ गई है कि चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो मेटल होते हैं वो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? सोनोरिटी।
या हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं। देखिए हम सभी स्कूल में गए होंगे, तो पहले के ज़माने में जो स्कूल होते थे वहाँ पे ऐसे घंटे होते थे, वहाँ पर ऐसे घंटे होते थे, और जैसे हमारा एक लेक्चर खत्म हो जाता है, एक क्लास खत्म हो जाती है, तो उस क्लास के बाद कोई इंसान जाकर वहाँ क्या करता है, टन 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 करके बेल बजा देता है, इंडिकेशन देता है कि आपका पीरियड जो है, आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो बेल क्यों जा रही है, आवाज़ क्यों गुज रही है? क्योंकि ये जो बेल है ना वो मेटल की होती है, और मेटल को जब हम हिट करते हैं, मेटल को जब हम हिट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी। तो सोनोरिटी क्या होती है, मेटल की वो प्रॉपर्टी, जब आप मेटल को हिट कर रहे हो तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कि मेटल जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, जो कि नाइफ से भी कट हो जाते हैं, बट यूजुअली मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। तो ये जो सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ये जो सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जो सब्सटेंस फॉलो कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंस शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स को डिस्कस कर लिया कि मेटल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने मेटल्स के केस में देखी, चाहे वो हमने देख ली मेलिबिलिटी, चाहे वो हमने देख ली डक्टिलिटी, चाहे वो हमने देख ली सोनोरिटी, चाहे वो हमने देख ली लस्टर, चाहे वो हमने देख ली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल शो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें याद करना है कि मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, और जो वो शो कर रहे होते हैं वो नॉन मेटल शो नहीं कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही उनके पास शाइनी सरफेस होता है। क्या कभी आपने देखा है कि कोल के ज्वेलरी बन रहे हो? क्या आपने कभी देखा है कि सल्फर की ज्वेलरी बन रही हो? ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि यार कोल का कैसे ज्वेलरी बना सकते हो, उसकी तो शाइनी सरफेस ही नहीं है। अब कौन कोल ऐसे कोयला लटका के कोई घूमेगा ज्वेलरी बना के? कोई नहीं घूमेगा। चमक ही नहीं है यार, चमक तो गोल्ड में है, चमक तो सिल्वर में है, चमक तो प्लेटिनम में है। तो वो आप पहनोगे तो एकदम अच्छा लग रहा होगा आपके ऊपर, तो इसलिए आप पहनते हो ना, क्योंकि उसकी शाइनी सरफेस होती है। एंड नॉन मेटल्स में वो मिलती नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। इसका मतलब है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी तरीके से मेटल कंडक्ट कर पाता है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें हिट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर नॉन मेटल्स की हम ले ले तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने ये पढ़ लिया कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो आता है वो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मर्क्यूरी इकलौता एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। वहीं आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, और वो क्या होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम गीलियम और सीजियम की बात करें तो ये ऐसे मेटल्स रहते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, बट अगर बाकी मेटल्स को देखा जाए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ हम 3 रिएक्शन देख रहे होंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर एंड विथ एसिड। अब ये रिएक्शंस हम क्यों करवा रहे हैं? देखिए हमारे पास काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं, तो हमें ये जानना होता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट्स ऑफ रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, कुछ सेट्स ऑफ रिएक्शन लेते हैं और सारे मेटल्स को वो सारी रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर हम एक स्केल में मेजर करते हैं, एक स्केल में हम बता रहे होते हैं कि कौन सा मेटल विग्रसली रिएक्ट कर रहा है और कौन सा मेटल विग्रसली रिएक्ट नहीं कर रहा है। सारी रिएक्शन को हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर रेट कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा विग्रस है, कौन कम विग्रस है, और इन सब के बाद
हम ये फिगर आउट करते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम 3 रिएक्शंस देख रहे होंगे। पहला रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे, उसके बाद हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे। और ये तीनों रिएक्शन जब हो जाती है उसके बाद हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है जहां हमने मेटल को रिएक्टिविटी के बेसिस में टॉप से बॉटम हमने अरेंज कर रखा होता है, जहां पे टॉप पे कौन सा एलिमेंट आता है जो मोस्ट रिएक्टिव होता है और बॉटम पे कौन सा एलिमेंट आता है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, बॉटम पे कौन सा एलिमेंट आता है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे एक मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो देखिए, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या हम कहें मेटल को अगर हम एयर में बर्न कर रहे होते हैं तो क्या होता है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद यहां पर क्या फॉर्म हो रहा होता है, यहां पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा होता है। और मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। देखिए, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा होगा। तो हम अगर यहाँ बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे होते हैं कि ये कितने रिएक्टिव होते हैं, तो इसका अंदाजा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, हम उसको केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ना हो जाए। क्योंकि अगर सोडियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो इजीली फायर कैच कर लेगा। इसलिए आप देखेंगे लैब में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम को आप किस में रख रहे होंगे, आप उस कंटेनर में रख रहे होंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें केरोसिन रखा होगा। ठीक है, अब अगर हम मोस्ट ऑफ द मेटल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, तो वो वाटर में क्या होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगर हम काफ़ी सारे मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे होते हैं तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के अगर मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या बना रहे होते हैं, अल्कलीज बना रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं। सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। वहीं पोटेशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, यहां पे हमें यह पता चल गया है कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो वहां पर क्या बन रहा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब आप एयर में बर्न करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जिंक को जब आप एयर में बर्न करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब अगर हम बात कर रहे होते हैं ये ऑक्साइड के नेचर की, तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, जो जिंक का ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक के नेचर होता है। अब एक नया वर्ड आ गया फिर से कि एम्फोटेरिक क्या होता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होती हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही नेचर शो कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, हम कैसे मान लें, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। Al2O3 हमने कहा कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रही होगी, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रही होगी, यानी कि ये एसिड की तरह रिएक्ट भी कर रही होगी, ये बेस की तरह रिएक्ट भी कर रही होगी। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। Al2O3 यहाँ क्या है, HCl, Al2O3 और HCl है। अब यहां अगर Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl तो एसिड है, HCl तो एसिड है। तो अगर यहां पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, यहां AlCl3 जो कि एक सॉल्ट है और वाटर बन रहा है, तो क्या हो रहा होगा, यहां एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा होगा। एसिड तो HCl है, तो बेस क्या होगा, बेस Al2O3 होगा। अब वही नीचे वाला रिएक्शन देखेंगे तो वहां एक बेस है NaOH, वापस से यहां एक सॉल्ट बन रहा है NaAlO2 और वाटर बन रहा है। अब यहां पे एक बेस है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, तो पक्का वो बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड क्या हो सकता है फिर, Al2O3।
अब यही Al2O3 एसिड की तरह रिएक्ट भी कर रहा है, बेस की तरह प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, तो ये एसिडिक इन नेचर भी हुआ, ये बेसिक इन नेचर भी हुआ, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये एम्फोटेरिक होता है। हमने क्या कहा, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे डिफरेंट मेटल्स की, तो हमें ये तो पता है डिफरेंट मेटल्स का रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग होती है। ऐसा तो नहीं है हर मेटल एक बराबर है, हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर है, नहीं। तो मेटल की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, जो कम रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीजन के साथ कम विग्रसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हर एक मेटल एक डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा होगा ऑक्सीजन के साथ। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो तुरंत क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। वहीं जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर में वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे लो रिएक्टिव मेटल क्या होंगे, मैग्नीशियम हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, जिंक हो गए, लेड हो गए, इनके सरफेस पे क्या फॉर्म हो जाएगी, एक ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके सरफेस पे क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी जो उसे फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें उसे वहां पर हीट करना पड़ेगा, तब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन को अगर हम हीट भी कर देंगे ना तो वहां पर कुछ नहीं होगा। बट आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो विग्रसली बर्न करती है और वहां पर क्या बन रहा होता है, फ्लेम आ रही होती है, ठीक है। आयरन जो है आयरन रॉड का कुछ नहीं होगा। बट अब जब आयरन की फाइलिंग्स आती हैं उनको करोगे तो वहां पर फ्लेम्स आ रही होगी जब आप उसे ऑक्सीजन में बर्न कर रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का कंबशन तो होता नहीं है, बट उसका सरफेस क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है और वहां पे एक ब्लैक कलर का कॉपर टू ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। वहीं अगर सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें तो ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इवन एट हाइयर टेम्परेचर भी। रूम टेम्परेचर में तो रिएक्ट कर नहीं रहे, रूम टेम्परेचर में तो ये रिएक्ट कर नहीं रहे, बट हाइयर टेम्परेचर में भी गोल्ड एंड सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो रिएक्टिविटी समझ में आ रही है। अभी अगर मैं ऑक्सीजन की उस पर ही बात करूं, ऑक्सीजन को बेसिस मान के रिएक्टिविटी की बात करूं, तो मुझे इतना तो क्लियर हो रहा है कि टॉप पे क्या होगा, टॉप पे सोडियम पोटेशियम होंगे और बॉटम पे गोल्ड और सिल्वर होंगे, और बीच में हमारे क्या आ रहा होगा, एल्यूमिनियम आ रहा होगा, मैग्नीशियम आ रहा होगा, जिंक आ रहा होगा। ये सारे मेटल्स कहाँ आ रहे होंगे, बीच में आ रहे होंगे। चलिए अब हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा और हाइड्रोजन गैस बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मेटल जब है वो जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बना रहा होगा, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा या तो मेटल ऑक्साइड बना रहा होगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे सर कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कब मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यार इसको ना अभी सस्पेंस ही रख लो, पहले थोड़ा देख लो, उसके बाद तुम्हारा जो सस्पेंस है ना वो क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए ये मान लो कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वहीं पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या रिलीज कर रहा होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा होगा। अब इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही होगी। जब सोडियम और पोटेशियम जो है जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है कि वहां पर फायर कैच हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम को जब आप पानी में डालोगे तो एक तो वो फ्लोट कर रहे होंगे, दूसरा वहां आग लग जाएगी। क्यों आग लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये रिएक्शन इतनी विग्रस होती है कि वो फायर कैच कर लेती है। जो भी हाइड्रोजन गैस वहां लिबरेट होती है वो फायर कैच कर लेती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली, और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही रही होगी दोनों ही केसेस में। बट ये एक चीज आपको याद रखनी है कि जब सोडियम और पोटेशियम को, मैं पोटेशियम बोल रहा था, सोडियम और पोटेशियम को जब आप वाटर में डालोगे तो वहां पर क्या बन रहा होगा, वहां पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा रिस्पेक्टिवली, और वहां पर फायर कैच हो रहा होगा, पानी में आग लग रही होगी। तो पानी में आग लगना भी पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं, ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम जो हमने बात किया ना, वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। पानी को अभी अपने गर्म नहीं किया, अभी वो ठंडा पानी है, उसी के साथ रिएक्ट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, कैल्शियम को रिएक्ट करा के देखा, तो कैल्शियम भी जो होगा वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट हो रहा होगा। बट यहां पर आप देख रहे होंगे कि मेटल जो है सरफेस पे फ्लोट तो कर रहा है, बट आग नहीं लग रही। तो मैं क्या समझूंगा, कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से पोटेशियम से कम होगी। कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। क्यों कम रिएक्टिव होगा? क्योंकि यहां पर जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इस हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट कर दे। तो कैल्शियम जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हो रहा होगा, बट वहां पर आपको कोई फायर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या देख रहे होंगे, किसका रिएक्शन देख रहे होंगे? हम रिएक्शन देख रहे होंगे मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब हम मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ, जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, अब रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी। यार अभी रूम टेम्परेचर पे बात नहीं बनी, ठीक है, मैग्नीशियम की रूम टेम्परेचर में पानी के साथ कोई बात नहीं की। हमने बोला यार एनर्जी दे के देख लेते हैं। एनर्जी देने के लिए हमने क्या किया, हमने पानी को हीट कर दिया। पानी को हीट किया तो क्या हो गया, हॉट वाटर हो गया। अब उसमें जब आपने मैग्नीशियम को डाला तो वहां पर मैग्नीशियम ने रिएक्ट करके क्या बना डाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना डाला, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे स्टिक हो गई, इससे वो फ्लोट कर रहा है। तो अब तक जितने केसेस में हमने देखा कि मेटल सरफेस पे फ्लोट कर रहा था, वो क्यों कर रहा था, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो जो गैस है वो उसके सरफेस पे स्टिक हो गई तो वो उसे हेल्प कर रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सरफेस पे। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब तक हमने देखा सारे रिएक्शन में मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, मैग्नीशियम के केस में हमने देख लिया कि भैया कोल्ड वाटर से बात नहीं बनी, हमने क्या यूज कर लिया, हॉट वाटर यूज कर लिया। अब वहीं आगे दूसरे एलिमेंट्स हमने देखे, एल्यूमिनियम देख लिया, जिंक देख लिया, आयरन देख लिया। ना तो भाई ये कोल्ड वाटर से इनकी बात बनी, ना तो भाई इनकी हॉट वाटर से बात बनी। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, टेम्परेचर को और ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया। अब हमने हॉट वाटर नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे स्टीम यूज की। हमने क्या किया, एक ऐसे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ले ली, यहाँ पे स्टैंड वैंड लगा दिया, यहाँ पे एक वूल रख दिया, सिल्क वूल रख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे सिल्क वूल रख दिया, और क्या किया, हमने एक मेटल ले लिया, और यहाँ से हमने हीट करना स्टार्ट किया। अब ये जो सिल्क वूल थी इसको हमने पानी में डिप कर रखा था, यानी कि इसमें मॉइस्चर का कंटेंट होगा। अब जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से क्या गया, स्टीम गई, और ये स्टीम मेटल से रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, ये स्टीम मेटल से रिएक्ट कर रही थी। तो जब स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, स्टीम मेटल जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वहीं जिंक का देखा हमने तो जिंक ऑक्साइड और H2 बन रहा था। Fe का देखा हमने तो Fe3O4 और H2 बन रहा था। तो यहां हमने क्या देखा, जो भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। चीज क्लियर हो गई। स्टार्टिंग में मैंने अभी कहा था इस पार्ट में कि यार मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और जरूरी नहीं है मेटल हाइड्रोक्साइड बने, वहां मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है। तो भैया आप कैसे पता करोगे कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है या मेटल ऑक्साइड बन रहा है? अब क्लियर हो गया। जो भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे वहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। और अगर हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे वहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस तो दोनों में ही कॉमन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ कुछ मेटल्स हैं, जैसे लेड है, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है। ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट के साथ नहीं किया तो कोल्ड के साथ तो करेंगे ही नहीं, और ये स्टीम के साथ भी नहीं करते। ठीक है, अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ तो चांस ही नहीं बनता कि वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, वहां तो कोई चांस ही नहीं बनता।
ठीक है। चलिए, तो हमने अब तक क्या देख लिया, रिएक्शन विद वाटर देख लिया। एक चीज हमें और क्लियर हो गई कि अगर रिएक्शन मेटल का कोल्ड या हॉट वाटर के साथ हो रहा है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। थोड़ा वहां पे हिकअप्स आ गया, ठीक है। वहीं अगर मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहीं मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो दोनों ही केसेस में क्या है, वो दोनों ही केसेस में क्या है, कॉमन है। अगर आपने हॉट कोल्ड वाटर के साथ, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और अगर मेटल जो है आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये बार बार ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए, अब अगर कुछ मेटल्स के रिएक्शन, मेटल्स को हम देखेंगे किसकी क्या रिएक्टिविटी है, तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, उनका रिएक्शन तो बहुत ज्यादा विग्रस था, ठीक है, तो वो तो टॉप पे आएंगे। कैल्शियम उसके बाद आएगा, उसका लेस विग्रस था बट उसका भी विग्रस तो था। उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। क्यों मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि भैया मैग्नीशियम कोल्ड के साथ नहीं किया बट मैग्नीशियम हॉट के साथ कर दिया। उसके बाद हमारे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आएंगे, जो ना ही हॉट के साथ किए ना ही कोल्ड के साथ किए, वो स्टीम के साथ कर गए। और लास्ट में अपने ये लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सारे आ जाएंगे जो किए ही नहीं भैया, ठीक है। तो अब पता चल रहा है रिएक्टिविटी ऊपर क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आ रहा है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो ये क्लियर तो हो रहा है ना, कौन सा ग्रुप ऊपर रहेगा, कौन सा बीच में रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब तक दो रिएक्शन देख लिया हमने मेटल के, वाटर के साथ देख लिया, ऑक्सीजन के साथ देख लिया। अब हम देखेंगे किसके साथ, अब हम एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। अब हम मेटल का किसके साथ रिएक्शन देख रहे होंगे, अब हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे होंगे। हमने चैप्टर 2 में देखा था, हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहां पर भी जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा होगा, मेटल सॉल्ट बन रहा होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो बहुत विग्रस रिएक्शन करता है और क्या बना रहा होता है, सोडियम क्लोराइड, और वहां पे क्या रिलीज हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। भाई मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी HCl के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, MgCl2 बनाता है और H2 बनाता है, और ये रिएक्शन भी काफी रैपिड होती है। यहाँ पर MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बन रहा होता है। बट ये हमने किस केस में देखा था, डाइल्यूट एसिड, यहाँ पर HCl देखा था। बट अगर आप HNO3 ले लो, अगर आप HNO3 ले लो तो वहां पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि HNO3 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो H2 आपका बनेगा उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, NO में। इसलिए यहां पर हमें सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, सॉल्ट के साथ हमें वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। तो ये क्लियर हो गया कि नाइट्रिक एसिड जो है हम अगर उसका रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो वहां पर हमें सॉल्ट के साथ नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड मिलेगा और हमें क्या मिल रहा होगा, वाटर मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे जब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो सिर्फ वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि वो मेटल जो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, जो मेटल, देखिए क्या होगा, एसिड के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, अब वो मेटल जो इजीली उसको इलेक्ट्रॉन दे, बोलेंगे ले भैया तू इलेक्ट्रॉन ले, और वो H+ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनाकर अपना अलग हो जाएगा। तो वही मेटल उस हाइड्रोजन को एसिड में से निकाल देंगे जिनकी औकात होगी कि भैया तुम ये इलेक्ट्रॉन लो और यहां से निकलो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उसको दफा कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो उसे दफा नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो सिर्फ रिएक्टिव मेटल ही वहां पर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देखा कि यार नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ ना, नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या बन रहा होता है, सॉल्ट बन रहा होता है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बन रहा होता है और वाटर बन रहा होता है। बट अगर वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड लिया जाए, यानी कि बहुत 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 ज्यादा डाइल्यूट एसिड लिया जाए, तो वो फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाता, और उस केस में आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा होता है। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज जो है अगर वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये रिएक्शन क्यों हो रही है वो तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि भैया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड काफी ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी औकात नहीं है
कि वो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बन रहा है उसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना दे, उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दे। ठीक है, तो क्लियर है आपको, क्लियर है। यहां से आपको तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज के में जो तीनों रिएक्शन थी, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे वो डाइल्यूट एसिड के साथ हो, तीनों क्लियर हो जानी चाहिए। तीनों क्लियर है, तीनों क्लियर है। अगर तीनों क्लियर है कमेंट में अब भी जाओ और कमेंट में लिख दो कि क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आग लगा दो कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में सब कुछ लिख दो, आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है, कोई भी डाउट है सब लिख दो कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि अगर किसी मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा। अब ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो उस लेस रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से निकाल के भगा देगा और अपना खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, आयरन नेल है, इसको हमने किस में रखा, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। अब थोड़ी देर अगर हम रखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस आयरन नेल में कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है और ये ग्रीन कलर का हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ FeSO4 बन रहा है। तो रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब रिएक्ट किया तो वहाँ FeSO4 बना, वहाँ पर FeSO4 बना और साथ ही साथ लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो उस मेटल के स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, एक और रिएक्शन हो सकता है, कॉपर सल्फेट में अगर आप जिंक को रखेंगे तो वहाँ जिंक सल्फेट और कॉपर देखने को मिलेगा। तो हो क्या रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, किसके द्वारा, जो हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल रिएक्टिव नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 4 मेटल की स्ट्रिप्स है, हमारे पास 4 मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब एक दूसरे को उसमें रख के देख लो, अगर डिस्प्लेस हो जा रहा है तो वो रिएक्टिव है, अगर डिस्प्लेस नहीं हो जा रहा तो वो मेटल उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर उस मेटल ने उस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया तो वो लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर है, वो लेस रिएक्टिव होगा उस मेटल से। ठीक है, चलिए, जिसका वो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यार स्टार्टिंग में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में कि यार क्यों करवा रहे थे हम रिएक्शन, क्योंकि हम पता करवाना चाह रहे थे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। हम हमेशा क्या चाहते हैं, कंपैरिजन नहीं चाहते हैं कि भैया कौन सबसे हमारा टफ परफॉर्मर है, कौन हमारा सबसे वीक परफॉर्मर है। तो यहाँ पे मेटल के केस में भी हमने यही हम चाहते थे, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमने एक टेबल बना ली जिसमें ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वो एबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो ऊपर सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका पोटेशियम, उसके बाद आएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन के बाद टिन, लेड, फिर ये हाइड्रोजन, ये एक हमने क्या लगा रखा है रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड। ठीक है, सिल्वर के बाद क्या आ रहा होगा, गोल्ड आ रहा होगा। यानी कि ऊपर जो हमारा मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे होते हैं हमारी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम हो रही होती है और नीचे जो है हम अगर आएंगे तो नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा, नीचे हमें सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे ऊपर जितने भी मेटल होंगे वो क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। उसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया कौन ज़्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, कौन कम हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, कौन किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। 2 मेटल अगर आपके पास होंगे, अगर मैंने बोला जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे नहीं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। मैं बोलूँगा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे नहीं आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि भैया अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख ली। तो अब आप जब आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्या ये मेटल इस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो आप हाँ या ना में इजीली आंसर दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, क्योंकि भैया अब तो आपको पता चल गया ना कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्बे को आगे बढ़ाते हैं। यार एक यहाँ से एक क्वेश्चन होता है ना कि सब एटम क्या चाह रहे होते हैं, हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम खुश हो जाए। ठीक है, हमें खुशी कैसे मिलती है, हमें खुशी मिलती है मोबाइल में गेम खेलने से, हमें खुशी कैसे मिलती है इंस्टा रील्स देखने से, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से, टाइम पास करने में, विलापंती करने में, इन सब में हमें हैप्पीनेस मिल रही होती है। क्या कभी हमने सोचा है कि एटम को कैसे हैप्पीनेस मिल रही होती है? तो एटम क्या चाह रहे होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या चाह रहे होंगे कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 एलिमेंट्स हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 एलिमेंट्स नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सारे
सारे एलिमेंट्स क्या चाहेंगे कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। और सब में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन जिन एलिमेंट्स ने ये चीज अचीव कर ली वो क्या कहलाएंगे, वो स्टेबल कहलाएंगे। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो चाहेंगे कि 2 होंगे। ठीक है, बाकी सब क्या चाह रहे होंगे, बाकी चाह रहे होंगे कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब सबके तो 8 होते नहीं है, कुछ ही के 8 होते हैं, जैसे जो हमारे नोबल गैस एलिमेंट है उन्हीं के 8 होते हैं, उनके सिवाय बाकी सबके इनकम्प्लीट होते हैं। तो वो सब क्या चाहेंगे कि भैया हम भी 8 कर ले। ठीक है, तो हाइड्रोजन चाह रहा होगा कि मैं 2 कर लूं, बाकी सब चाह रहे होंगे कि हम 8 कर ले। ठीक है, तो सबको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये किन किन तरीकों से कर लिया जा सकता है, अगर मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य में जाने के लिए कोई रास्ता होगा। अब यहां भी अगर लक्ष्य एटम्स का है 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने का, तो वहां पर 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है या एक से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता है, अगर ना आप गेन कर पा रहे हो ना आप लूज कर पा रहे हो, तो उस केस में आप शेयर कर लोगे। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 शेयर कर सकते हो, 3 आप मैक्सिमम आप 3 डोनेट कर सकते हो या 3 आप गेन कर सकते हो। ठीक है, 3 लूज कर सकते हो या 3 गेन कर सकते हो, उससे ज्यादा आप गेन या लूज नहीं कर सकते। लिमिट कहां तक आ जाती है, 3 के बाद फिर लिमिट आ जाती है, 3 से ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। फिर वहां हम क्या कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। ये इन डिटेल हम कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। अभी बस हमें शेयर और ये, अभी हमें किस पे ध्यान देना होगा, गेन और लूज पे ध्यान देना होगा। अभी हमें किस पे ध्यान देना होगा, गेन और लूज पे ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देख रहे होंगे, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1। वहीं अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं तो कितने होंगे, 2। एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ तो वहां कितने होंगे, एल्यूमिनियम में कितने होंगे, 3। ठीक है, सोडियम में कितने हैं, 2। एल्यूमिनियम में मैं बात करूंगा तो 3। मैग्नीशियम में मैं बात करूंगा तो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या चाहेंगे, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कह रहे हैं। यानी कि मेटल क्या चाहेंगे, मेटल चाहेंगे कि यार ये 1 2 3 ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम क्या करें, लूज कर दें, ताकि हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, जैसे क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, तो यार क्लोरीन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन में देख लो लास्ट शेल में कितने होंगे, 7। ऑक्सीजन में देख लो लास्ट शेल में कितने होंगे, 6। ठीक है, यहां पर 7 है, यहां पर 6 है। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में आपको 5 6 7 ये देखने को मिलेगा। तो इनके पास क्या होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि इनकी टेंडेंसी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो ये क्या चाहेंगे, यार ये जो भी 3 2 1 इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें गेन कर ले, अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और स्टेबिलिटी को अचीव कर ले। तो हमने क्या देखा कि यार मेटल जो है वो लूज करना चाह रहा है और स्टेबिलिटी पाना चाह रहा है, नॉन मेटल्स जो है वो गेन करने चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी अटेन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, अगर एक केस ले ले कि सोडियम चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, लूज कर दे, क्लोरीन को वहीं 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको 10 रुपए नहीं चाहिए, उसको देना है किसी को। दूसरा दोस्त है वो बोल रहा है यार मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे सैंडविच खानी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वो दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा ले यार मुझे तो नहीं खाना, तू ले, तू जाकर खा ले। वहीं यहां पर सोडियम क्या कर रहा होगा, बोलेगा मुझे तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तू इस 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये मेरे पर वैसे भी बोझ है, अगर ये चला जाएगा मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। तो सोडियम ने एक को लात मार के भगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन को, वहीं क्लोरीन ने उसका तहे दिल से शुक्रिया किया और स्वागत किया उसका, एकदम माला वाला पहना के उसकी स्वागत की, क्योंकि उसके भी जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ने लात मार के उसको भगा दिया, दूसरे ने उसका माला पहनाकर स्वागत कर रहा कि आजा भाई हमारे स्टेबिलिटी दे दो, और वो आया और क्लोरीन ने क्या किया, उसे एक को
गेन किया और स्टेबिलिटी को अचीव किया। तो अगर सोडियम के केस में हम देखेंगे, सोडियम के केस में देखेंगे तो सोडियम ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। तो अब सोडियम के पास कितने हो जाएंगे, सोडियम के पास अगर हम देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास अगर हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने एक लूज किया, एक लूज करके उन्होंने क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज आयन Na+ आयन, ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा, कैटायन। क्लोरीन ने गेन किया, नेगेटिव आयन बनाया Cl- आयन, उसे हमने क्या कहा, एनायन। तो एक जगह क्या बन रहा है, कैटायन बन रहा है, एक जगह क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक डोनर एटम है जो कि हमारा मेटल है, एक हमारा यहां पर एक्सेप्टर एटम है जो हमारा नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हमने क्या नाम दे दिया, उसे हमने आयोनिक बॉन्ड नाम दे दिया। अब आयोनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है उन्हें हमने क्या कह दिया, उन्हें हमने आयोनिक कंपाउंड कह दिया। तो ये क्लियर हो गया, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड आता है, वहां पर आयोनिक बॉन्ड आता है, और जो कंपाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। एक और चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम यहां देख रहे हैं कि 8 है, क्लोरीन ने गेन किया तो Cl- में अगर हम देख रहे हैं तो यहां भी 8 है, यानी कि एक ने लूज करके 8 अचीव कर लिए, एक ने गेन करके 8 अचीव कर लिए, तो यहां पे दोनों का क्या हो गया, स्टेबिलिटी अचीव हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पे जो हमने बोला ये पॉजिटिव आयन है यानी कि ये कैटायन है, और ये नेगेटिव आयन है यानी कि ये एनायन है। तो इन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां कैटायन और एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो जो रेड वाली बॉल है वो क्या बता रही है, यहां पर Na+ को, वो क्या बता रही है, Na+ को, और येलो वाली Cl- को, ठीक है। ये क्या है आपका Na+, येलो वाला Cl-। तो अगर मैं यहां देखूंगा एक Na+ जो है वो 6 Cl- से सराउंडेड है, एक Na+ जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। वहीं अगर एक क्लोराइड आयन की बात करूंगा तो वो भी 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होंगी, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक अलग अलग है, एक Na और एक Cl, ऐसा नहीं है ना बाबा ना। यहां पर क्या है, अगर आप किसी एक सोडियम आयन को देखोगे तो उसके 6 साइड में आपको 6 क्लोराइड आयन दिख रहे होंगे, एक क्लोराइड आयन को देख लो तो उसके 6 साइड आपको सोडियम आयन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, बट उसके कारण भी सोडियम आयन जो है स्पेसिफिकली बॉन्डेड है एक क्लोराइड आयन से, या मैं कह सकता हूं कि एक क्लोराइड आयन जो है वो स्पेसिफिकली बॉन्डेड है एक सोडियम आयन से, और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, क्या बना रहे हैं, कंपाउंड NaCl, क्या बना रहे हैं, कंपाउंड NaCl। तो क्या यहां से क्लियर हो जाता है कि NaCl यानी कि एक Na+ और एक Cl- नहीं होता, वहां पे क्या होते हैं, आपका एग्रीगेट हो रहा होता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस एंड लार्ज नंबर ऑफ एनायंस। या एक बेहतर अगर वाक्य मैं कहूं तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन कंस्टिट्यूट्स एंड फॉर्म व्हाट, फॉर्म अ क्रिस्टल, एंड ये क्या है आपका एक आयोनिक, ये क्या है आपका एक आयोनिक क्रिस्टल है। अब अगर आयन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड बना वहां कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कमेंट सेक्शन में बताओ। डिस्कस कर लिया हमने, डायरेक्ट आओ कमेंट सेक्शन, वहां पर बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड क्या होता है जब ये पढ़ लिया तो अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड होते हैं। अब आप बोल रहे होगे सर रीजन क्या है इसका, क्यों हार्ड होते हैं, तो भैया रीजन अभी तो पढ़ा हमने, क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसके जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में, उसके कारण वो क्या होता है, एक हार्ड सॉलिड होता है, बट ये ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, मान लीजिए ये रॉक सॉल्ट है, इसमें मैंने इसको हैमर से मारा, इसको मैंने हैमर से मारा, तो ये क्या होगा, ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये क्या होगा, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रिटल इन नेचर समझ में आ गया, ब्रिटल इन नेचर समझ में आ गया, क्या होगा, पीसेस में आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे होंगे, यहां पर हम इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में
में बात कर रहे होंगे। अब हमने एक चीज तो पढ़ ली ना, वही हर रीजन में आ जा रहा है। पहली चीज हमने क्या पढ़ ली कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड का अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई क्या, कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये हमें क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो अगर हम बोले एक एग्जांपल से समझें तो क्या पानी में नमक क्या है, नमक बेसिकली जो नमक हम घर में यूज करते हैं वो क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो पानी में हम नमक डालते हैं, तो क्या वो सॉल्युबल हो जाता है, तो जवाब होगा हाँ। जो ना बोल रहा है यार जाके एक बार चेक कर ले, जो ना बोल रहा है अभी तुरंत उठो, बंद करो लेक्चर, जाओ पहले जाकर चेक करके आओ कि सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो यार, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पानी में नमक मिलाएंगे यानी कि NaCl को H2O में मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि क्योंकि आयोनिक कंपाउंड पोलर इन नेचर होते हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब क्या, एक काम करना, गाड़ी में से पेट्रोल निकालो, जाओ, ठीक है, चोरी मत करना भाई, कहीं से लाओ पेट्रोल में नमक डाल के देखना, पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर होता है। पेट्रोल जो है एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है, वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। अब जब आप इसमें नमक मिलाओगे तो वहां पर आपका नमक जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अब एक बात बताओ, अगर हम नमक में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, नमक जो होता है जो घर पे यूज करते हैं, डायरेक्ट उसमें ऐसे 2 नेल्स डिप कर दो और वहां पर एक सर्किट लगा दो, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या बल्ब उस केस में ग्लो होगा, तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा। बट वहीं अगर उस नमक को तुम पानी में मिला दो और फिर उसमें ये 2 नेल्स को डिप करो और सर्किट ऐसे लगा दो, तो वहां पे ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो अब आप बोल रहे होंगे यार ऐसा तो क्या हो रहा है यार, पहले केस में नहीं हुआ, दूसरे केस में क्यों हो रहा है। तो देखो, अब अगर एक बात मैं आपसे पूछूं कि एक सर्किट में करंट का फ्लो होगा जब वो सर्किट पूरी तरीके से क्या होगी, क्लोज होगी। यहां आप देख सकते हो इस पोर्शन में, अगर मैं गौर फरमाऊं, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो इस पोर्शन में यहां पे क्या होगा, सर्किट ओपन है। यहां तो आपका हर जगह सर्किट जो है वो क्लोज है, बट इस पोर्शन में आपका क्या है, सर्किट ओपन है। तो भैया अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, तो सर्किट क्लोज कैसे हुआ। हमने क्या किया, जो NaCl है उसको जब वाटर में डाला तो हुआ क्या, ये NaCl किस में टूट गया, ये NaCl भैया टूट गया Na+ और Cl- में, और पानी में H+ और OH- ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उन्हीं की मदद से ये Na+ और Cl- में टूट गए। तो अब ये आयंस हेल्प कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ चार्ज कैरियर और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आयोनिक कंपाउंड जो है अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं। सेम चीज होगी उसके मोल्टन स्टेट में, आयोनिक कंपाउंड जो है अपने मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अपने एक्वस फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, अब यहां से हमारा जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहां से हमारा जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे होंगे क्या, अकरेंस ऑफ मेटल की। तो हमारे यहाँ पर मेटल कहाँ पाया जाता है, एक तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर में किस फॉर्म में पाया जाता है, सी वाटर में मेटल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेटल जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि मेटल्स कहाँ पाया जाता है। अब देखिए कुछ जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है।
जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, और जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं वो हमें फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं, अपने एलिमेंटल फॉर्म में वो नेचर में पाए जाते हैं। कौन से मेटल्स पाए जाएंगे, कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, मेटल स्पेसिफिकली बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो, मेटल्स जो है कौन से मेटल्स पाए जाएंगे, जो कि आपके लेस रिएक्टिव हो, जो कि आपके लेस रिएक्टिव होंगे, वो आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएंगे। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टर्म्स आते हैं, एक है मिनरल्स, दूसरा है ओर। पहला है मिनरल्स क्या होता है, दूसरा है ओर्स क्या होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को दिक्कत आती है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है। तो आज हम समझेंगे कि मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल मटेरियल, मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिसमें मेटल या उनके कंपाउंड प्रेजेंट हो, ऐसे नेचुरल मटेरियल जिनमें मेटल जो है या तो मेटल या तो उनके कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होंगे, इन्हें हमने क्या कहा, मिनरल कहा। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई। अब इन मिनरल्स में से कुछ ऐसे मिनरल्स जिसमें से उन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रॉफिटेबली, उन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रॉफिटेबली, तो उन मिनरल्स को हमने क्या नाम दिया, उन मिनरल्स को हमने बोला भैया तुम मिनरल्स नहीं तुम ओर हो। ठीक है, हमने उनकी एक अलग से क्लास बना दी, उसे हमने कहा ओर। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स होते हैं कि ऐसे नेचुरल मटेरियल जहां पे मेटल या उसके कंपाउंड पाए जाते हैं। अब अगर उन मिनरल्स में से प्रॉफिटेबली, ठीक है प्रॉफिटेबली, ऐसा नहीं तुम बहुत अरबों खरबों पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं है, प्रॉफिटेबली अगर वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो हमने क्या कहा भैया, हमने क्या कहा कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, तुम ओर्स की कैटेगरी में आते हो। तो यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया मेटल्स क्या होता है, यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया मिनरल्स क्या होता है, यहां से क्लियर हो गया ओर्स क्या होता है। अब कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा ना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा ना, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो ऑल क्लियर है। ठीक है, गुड टू गो है, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए जल्दी से गुड टू गो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका गुड टू गो आ ही गया होगा तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से मैं क्या समझता हूँ, देखिए ये चीज़ मुझे समझ में आ गई यार कि फ्री फॉर्म में तो वहाँ पाया नहीं जाएगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो जब फ्री फॉर्म में पाया नहीं जाएगा, किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में होगा, तो अभी हमें काम किसका है, मेटल का, दूसरी चीज़ों का तो नहीं है। जिस फॉर्म में वो है उसमें बाकी जो सब्सटेंस है उसकी क्या हमें ज़रूरत है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे रखेंगे जहाँ वहाँ से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ले, वहाँ से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ले, ऐसा कुछ हम प्रोसेस रखेंगे और उसे हमने क्या कहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा। उसे हमने क्या कहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा। अब मेटलर्जी क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है यार मेटलर्जी क्या होता है। मैंने जब ये पोर्शन स्टार्ट किया मैंने बोला अब यहाँ से हमारा मेटलर्जी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। भैया मेटलर्जी का मतलब क्या होता है वो बता दो जल्दी से। तो मेटलर्जी का मतलब होता है वो सारे सेट ऑफ मेथड्स, वो सारे सेट ऑफ मेथड जो यूज करते हैं हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी ओर से उस सारे सेट ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। उसमें सब आ गया, स्टार्टिंग से लेके वो रिफाइनिंग वाला सारा पार्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेटलर्जी क्लियर है, यहाँ से मेटलर्जी क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेटेड ओर को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर रिफाइनिंग करना। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए और क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब जो हमारे ओर है, क्या उस ओर में भैया वो ओर साफ सुथरे मिल जाएंगे हमें, सिर्फ उसमें हमें मेटल और दूसरा जो कंपाउंड होगा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा वही मिलेगा? भैया साथ साथ वहां पे ना इंप्योरिटीज भी मिल रही होंगी, और उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर हो गया, क्लियर है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, जब हमने इंप्योरिटीज को रिमूव कर दी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पे हम दूसरे स्टेप में आ गए। पहले स्टेप में क्या किया हमने, इंप्योरिटीज को रिमूव की। इंप्योरिटीज को हमने क्या कहा, जो भी इंप्योरिटीज होगी, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होंगे उन्हें हमने क्या कर दिया, उन्हें हमने एक नाम दिया जो कि था गैंग। ठीक है, गैंग क्या होता है, इंप्योरिटीज या अनवांटेड सब्सटेंस। अब हम यहां बात कर रहे होंगे कन्वर्जन ऑफ, जो अब हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला, अब हम उसको मेटल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। यहां हमने 3 कैटेगरीज रख दी, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, हाईली रिएक्टिव
मेटल की। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये किस में पाए जाएंगे? ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। अब इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट से हम इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनकी एफिनिटी तो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी, तो भैया अब इन्हें आप रिड्यूस कैसे करोगे, ऑक्सीजन से अलग कैसे करोगे? उनका प्यार तो गहरा है और दूसरे कोई मेटल जो है, दूसरे कोई एलिमेंट जो है वो इस प्यार को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर जो आपका रिडक्शन वाला केस है कि ठीक है वहां पर मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करो कि उसका रिडक्शन करा दो। भैया रिडक्शन कैसे कराओगे? वहां पे जो उनका प्यार है ना वो अटूट है, टूटने नहीं वाला, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर कार्बन की मदद से रिडक्शन हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे यहां पर? फिर यहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा रहे होंगे उन मेटल के मोल्टन क्लोराइड्स का या मोल्टन ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसके मोल्टन सॉल्ट में, वहां पर हम कह रहे होंगे कि हम क्या करा रहे हैं? हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं, एक मेटल का देख लेते हैं, रिएक्टिव कौन होता है सबसे ज्यादा? सोडियम पोटेशियम। सोडियम का देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम का देख लेते हैं कि हमने क्या किया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया NaCl, वहां हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया। यहां हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, ठीक है। तो यहां पे दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका होगा नेगेटिव टर्मिनल। ये होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, इसे हमने क्या नाम दिया? नेगेटिव टर्मिनल को हमने नाम दिया कैथोड, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? कैथोड। ये वाला मेरा क्या हो गया? ये हो गया एनोड। तो एक को हमने क्या नाम दिया? एक को हमने कैथोड नाम दिया, एक को हमने एनोड नाम दिया। सॉल्यूशन में क्या है? NaCl। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन में अगर NaCl है, NaCl वाटर की प्रेजेंस में होगा तो टूटेगा किसमें? Na+ और Cl- में। अब हमने करंट पास किया, करंट पास किया तो यार ये तो क्या है? Na+ है, Na+ है, सॉल्यूशन में एक माइनस जगह भी है, ये सारे प्लस है और सॉल्यूशन में एक माइनस जगह भी है, तो प्लस भाग के कहां चले जाएंगे? प्लस सारे भागेंगे तुरंत और माइनस के पास चले जाएंगे, और माइनस के पास उनको क्या मिला? खजाना। खजाने में क्या मिला? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो यहां से 2 Na+ गए, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ने बोला एक तू ले एक मैं ले लेता हूं, और वहां क्या बना? सोडियम, ठीक है। तो वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो गए। एक Na गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने ले लिया और क्या बनाया? Na। दूसरा Na+ गया, दूसरा Na+ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने भी ले लिया, क्या बनाया? Na। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कैथोड में सारे पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मेटल बना रहे हैं। यानी कि कैथोड पे मुझे क्या मिल गया? कैथोड पे मुझे प्योर मेटल मिल गया। इस केस में जो भी मेटल आपको मिल रहा होगा ना, जो भी मेटल आपको मिल रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके बाद जो मेटल मिलता है इस केस में वो काफी प्योर होता है, उसके बाद हमें कोई रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनोड, एनोड कौन सा चार्ज का होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन में जितने नेगेटिव आयंस होंगे सब दौड़े भागे आएंगे, वहां पर सारे Cl- आयन वहां आ जाएंगे, आके करेंगे क्या? एक Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो Cl आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के Cl2 बना लेंगे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम के कहां चला जाएगा? कैथोड में चला जाएगा, वहां Na+ उसको ले रहे होंगे। तो आप समझ में आया Na+ जो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे वो कहां से आया? भैया एक यही सॉल्यूशन से ही चल रहा है, यहीं से, यहां से इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं और पूरा ऐसे सर्किट में घूम रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे बल्ब भी ग्लो होगी, ठीक है, यहां पर बल्ब भी ग्लो हो सकती है। चलिए इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? चलिए इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हमने किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। ये था हमारा ग्रुप 1 जहां पर हम देख रहे थे कि हम लोग किस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज देख ली, एक कैटेगरी देख ली। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? मीडियोकर वालों की, जो मिड में आते हैं, ठीक है, जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो नेचर में ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सल्फाइड की फॉर्म में करते हैं, जो कार्बोनेट्स के फॉर्म में करते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं? पहले भैया रिडक्शन करने से अच्छा है पहले हम क्या करेंगे? उस सल्फाइड वाले फॉर्म को, उस कार्बोनेट वाले फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां 2 प्रोसेस आती है, ठीक है, यहां पर 2 प्रोसेस आती है, और वो 2 प्रोसेस क्या होती है? वो 2 प्रोसेस होती है रिडक्शन एंड वो 2 प्रोसेस होती है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन, ठीक है। वो दो प्रोसेस क्या होती है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब आप बोलोगे यार ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि भाई ऑक्साइड से ना एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो हम पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हमें पढ़नी है, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। कौन से हैं मीडियमली रिएक्टिव मेटल, एक है जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर। ये सारे क्या है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। अब पहले कैल्सिनेशन को देख लो। देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक ही डिफरेंस है, वो आपको समझना होगा और वही आपको याद रखना पड़ेगा। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है। वहां पे क्या होता है कि कार्बोनेट ओर को आप हीट करते हो स्ट्रांगली, बट एयर की एब्सेंस में हीट करते हो, तो जो कार्बोनेट है, जैसे जिंक कार्बोनेट हमने यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिया है, तो उसका कैल्सिनेशन जब हम कराएंगे तो वहां पर हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। वहां हमें क्या मिल रही होगी, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही होगी। तो एक चीज क्लियर है, कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे होते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे ये प्रोसेस हो रही होती है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, और क्या हम बोल सकते हैं, मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर CO2 भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रोस्टिंग किस लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग किस लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और साथ साथ क्या बन रहा होता है, साथ साथ हमें यहाँ पर मेटल ऑक्साइड मिल रहा होता है, और उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही होती है, ठीक है। अब ऑक्साइड आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे। ऑक्सीजन हटाने के लिए आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा यूज करोगे, आप यहां पर कार्बन को यूज कर रहे होंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड हमें मिला, अब इस जिंक ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, अगर हम रिडक्शन कराएंगे, वहां पर हमने क्या यूज कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, कार्बन यूज कर लिया। हम और क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहां पर कार्बन यूज कर सकते हैं, और कुछ भी और अलग दूसरे भी रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया तो क्या बनेगा, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। यहां पर हम रिडक्शन चाहे तो इससे करवा ले, कार्बन से करा ले, या हम एल्यूमिनियम से भी करवा ले, कोई भी ऐसे रिएक्टिव मेटल्स के साथ करवा लेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हम रिडक्शन करा सकते हैं। जब हम एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे क्या है, MnO2 है, Al के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे हमें मैग्नीज तो मिल रहा है, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, Al2O3 और हीट मिल रही है। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं कि मैं एल्यूमिनियम की मदद से भी मेटल को उसके ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। यहां पर एल्यूमिनियम हमने क्या किया है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, अब यहां पे एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाला होता है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। थर्मिट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हमने रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम पाउडर को यूज कर रखा होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। जैसे Fe2O3 है, वो जब Al के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 4Fe बनाएगा, और वहां पर क्या बन रहा होगा, Al2O3 बन रहा होगा, और हीट रिलीज हो रही होगी। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहां पर लेस रिएक्टिव भी होंगे, ठीक है, और यहां पर लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे उसका हम कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन, तो उनको सिर्फ उनका जो भी ऑक्साइड होगा उसको आप सिंपल हीटिंग भी करोगे ना, तो वहां पर भी उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो काफी इजीली हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्क्यूरी है, ठीक है, HgS है, सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, सल्फाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोचो सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, HgO, मर्क्यूरी के ऑक्साइड मिल जाएगा। अब इस मर्क्यूरी के ऑक्साइड को सिंपल अगर हम हीट करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही होगी। तो यहां अभी हमने क्या देख लिया, दूसरा स्टेप कवर कर लिया, जहां पर हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो भी आपको मेटल मिला, जरूरी नहीं है वो 100% प्योर होगा,
ठीक है। तो वो प्योर नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उसकी प्योरिटी को क्या करें, हम उसकी प्योरिटी को इंक्रीज कर दें। अब क्वेश्चन ये होता है कि उसको प्योर कैसे करेंगे, प्योर कैसे करेंगे। तो उसको प्योर करने का जो एक तरीका है, जो पूरा प्रोसेस है रिफाइनिंग का, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिफाइनिंग का नाम देते हैं। तो अब हम उस प्रोसेस को समझ रहे होंगे। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ ये होती है कि हम एनोड में क्या कर रहे होंगे, एक इम्प्योर मेटल ले रहे होंगे। हम एनोड में एक इम्प्योर मेटल ले रहे होंगे और कैथोड में हम प्योर मेटल ले रहे होंगे। जो हम इम्प्योर मेटल ले रहे होंगे वो क्या होगा, वो थिक होना चाहिए, वो थिक होना चाहिए। और जो कैथोड पे होगा वो क्या होगा, वो थिन होना चाहिए। और जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है वो किसका होगा, उसी मेटल का होगा जिसका हम एक्सट्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, आपने यहाँ पर क्या लिया है, आपने यहाँ पर कॉपर का एक रॉड लिया है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर रॉड लिया है, और यहाँ पे आपने प्योर कॉपर रॉड लगा ली है। और आपने सॉल्यूशन किसका लिया है, सॉल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का ले लिया है, सॉल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का ले लिया है। तो होगा क्या, वो देखिए यहाँ पे ये कॉपर का रॉड है सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे सब में क्या होंगे, कॉपर के एटम, यहाँ पे सब में क्या होंगे, कॉपर के एटम होंगे। अब ये कॉपर के एटम क्या करेंगे, ये कॉपर के एटम क्या करेंगे, ये कॉपर के एटम सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ये कॉपर के एटम सॉल्यूशन में चले जाएंगे और क्या बना रहे होंगे, ठीक है, ये कॉपर के एटम सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ये कॉपर के एटम सॉल्यूशन में चले जाएंगे और क्या बना रहे होंगे, CO2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे। ये वाला टर्मिनल क्या है, एनोड, ये वाला टर्मिनल क्या है, एनोड, ये वाला टर्मिनल क्या है, कैथोड, ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या है, कैथोड। तो एनोड में क्या चल रहा होगा, एनोड में आपका सीयू जो है, कॉपर जो है, इम्प्योर मेटल जो है, वो लूज करके मेटल आयन बना रहा होगा, ठीक है। वो मेटल आयन दूसरी तरफ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको गेन कर रहा होगा, और दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा होगा, दूसरी तरफ आपका मिलन हो रहा होगा, दूसरी तरफ आपका जो मेटल है, प्योर मेटल जो है, वो डिपॉजिट कर लिया जाएगा और फिर आप उसको प्योर करके हम ईटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया था, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए अगर हम कहेंगे तो वो 3 क्राइटेरिया क्या था। पहला क्राइटेरिया था कि हमें यहाँ पे एक ऐसा टर्मिनल है, हमारा भैया एक ऐसा टर्मिनल है जो कि एनोड है, वहां पर हमें क्या लेना है, इम्प्योर मेटल का रॉड लेना है, और प्योर मेटल का जो रॉड है वो दूसरे साइड आने वाला है, ठीक है, वो दूसरे साइड आने वाला है। चलिए, तो होगा क्या कि यहाँ पे से मेटल में से क्या होगा, मेटल आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे और ये यहाँ जाके डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम पास करेगा, यहाँ पे ये जो आपका मेटल रॉड होगा उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी और यहाँ पे जो प्योरिटी वाला साइड है वहां पर बढ़ती जाएगी। अब एक समरी देख लेते हैं, और है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन कराना है, उसके बाद अगर हाईली रिएक्टिव है तो डायरेक्टली उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर हाईली रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आपका फिर 2 फॉर्म में होगा, एक कार्बोनेट या सल्फेट, उसको क्या कराओ, उसको बोल दो भाई तो सल्फाइड फॉर्म में चला जा, मेन फॉर्म में चला जा, ठीक है, मेन फॉर्म में चला जा। अब अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन, आपका कौन सा सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग, और वहां से आपको क्या मिल रहा होगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का फिर आप रिडक्शन करा दो, आपको क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल, और फिर उस इम्प्योर मेटल का प्योरिफिकेशन कराओ तो आपको कहीं ना कहीं प्योर मेटल मिल रहा होगा। वहीं अगर हम लेस रिएक्टिव की बात कर रहे होते हैं, लेस रिएक्टिव की, तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को हीट करेंगे, ठीक है, प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस हमारा रोस्टिंग कहलाया। अब जो चीज़ मिली हमने उसको फिर वहां पे उसका क्या कराया, रिफाइनिंग कराई, और हमें क्या मिलने लगा, वहां पर हमें प्योर एलिमेंट, प्योर मेटल जो है वो मिलने लगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है सभी बच्चों को। चलिए फिर हम समझेंगे एक और कंसेप्ट को, जो कि किसका है, जो कि है कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन यानी कि मेटल का डेटोरिएशन। कोरोजन क्या होता है, मेटल का डेटोरिएशन, यानी कि मेटल खराब हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, चाहे वो वाटर की प्रेजेंस में हो सकता है, और या फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर वो उन दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है। कौन सी कंडीशन है वो अभी हम पहचानेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि वो वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर
रहेगा तो वहां पर उसके सरफेस पे क्या बन रहा होगा, आयरन के सरफेस पे क्या बन रहा होगा, एक रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड बन रही होगी, ठीक है। और दूसरे मेटल्स में कुछ और बन रहा होगा। तो मेटल्स के इसलिए हमने क्या बोला कि अगर मेटल डेटोरिएट हो रहा है उस केस का हमने क्या नाम दे दिया, उस केस का हमने नाम दे दिया कोरोजन। और वहां पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन कल्प्रिट जो है वो वहां पर क्या है आपका, वो वहां पर है आपका ऑक्सीजन एंड वाटर, जिसके कारण वहां पर ऑक्साइड की एक लेयर बन रही है जो कि उस मेटल को खा रही होगी। मेटल के केस में आप देखोगे कि यार जो भी मेटल्स होंगे ना वहां दाने दाने उससे हो जा रहे हैं, वो कमजोर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, वीकन कर रहा है उस मेटल को, ठीक है। कोरोजन उसको क्या कर रहा है, कोरोजन उसको कोरोड कर रहा है, वीक बना रहा है उस मेटल को, ठीक है, बर्बाद कर रहा है। चलिए, मेटल के केस में कोरोजन को हमने आयरन के केस में हमने कोरोजन को एक स्पेशल नाम दे दिया और उस स्पेशल नाम को हमने क्या बोला, उस स्पेशल नाम को हमने बोला रस्टिंग। उस स्पेशल नाम को हमने क्या बोला, रस्टिंग बोला। रस्टिंग क्या होता है यार, जब आयरन ऑब्जेक्ट को हम डैम्प एयर में रख दे, डैम्प एयर यानी कि मॉइस्ट एयर में रख दे या वाटर की प्रेजेंस में रख दे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, यानी कि काफी ज्यादा टाइम के लिए, तो वहां पर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑक्साइड लेयर बन रहा होगा जो कि क्या कहलाता है, रस्ट, यानी कि Fe2O3 XH2O। ये किसका फॉर्मूला होगा, रस्ट का फॉर्मूला होगा। तो रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग यानी कि रस्टिंग यानी कि आयरन का सड़ना, रस्टिंग यानी कि आयरन का सड़ना किसके प्रेजेंस में, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर और भी सारे कोरोजन देख सकते हैं। कॉपर का कोरोजन होगा, कॉपर के अगर आप बर्तन देख रहे होंगे तो टाइम के साथ साथ उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही होगी, तो वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर किसका आ रहा है, यहाँ पे कॉपर का कोरोजन हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, जिसके कारण कॉपर का सरफेस जो है वो ग्रीन इन कलर हो रहा है। वहां पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं और ये एग्जांपल किसका होगा, ये एग्जांपल स्टैचू ऑफ लिबर्टी का होगा। आप नेट पे जाइए और लिख दीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिफोर एंड आफ्टर, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपर की मूर्ति थी भैया, कलर अलग था, टाइम के साथ साथ कोरोजन के साथ साथ कलर उसका जो है चेंज हो गया और अब उसमें ग्रीनिश फ्लेवर आ चुका है। कॉपर का हमने कोरिजन देखा, साथ साथ सिल्वर का भी होता है। सिल्वर के, चांदी के सिक्के देख लो, चांदी के बर्तन देख लो, वहां पर वो क्या होने लगेंगे, टाइम के साथ साथ काले होने लगेंगे। आप घर पे देख सकते हैं, अगर उस सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन को देखो जो बहुत टाइम पहले से आपके पास पड़ा हुआ होगा, तो टाइम के साथ साथ उसमें ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म हो रही होती है जो कि सिल्वर सल्फाइड की होती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब हम पता कर रहे होंगे क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है ताकि आयरन की रस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, A B C, ठीक है। हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया और वो 3 टेस्ट ट्यूब क्या थे, A B और C। हमने ए टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने ए टेस्ट ट्यूब में पानी में क्या रख दिया, आयरन नेल रख दिया, ठीक है। हमने आयरन नेल रख दिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, नीचे हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया, यहाँ हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया, ऊपर हमने ऑयल की लेयर रख दी। ऑयल की लेयर रखने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद में समझते हैं। उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, CaCl2 ले लिया, ठीक है, CaCl2 ले लिया। अब समझते कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होगी। तो यार पहले केस में हमने क्या किया, पानी रखा था, तो वहां पर हमें साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है, यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी इजीली अवेलेबल है। दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑयल को रख दिया। ऑयल को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल ऊपर आ गया। अब वो क्या कर रहा है, ऊपर से एयर को डिसॉल्व नहीं होने दे रहा, यानी कि अंदर सिर्फ वाटर है। तो आप देख रहे होंगे वहां पर कोरोजन नहीं हो रहा, जितना हमने टेस्ट ट्यूब ए में देखा। वहीं टेस्ट ट्यूब सी की अगर हम बात करेंगे, हमने क्या ले लिया, CaCl2 ले लिया, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और सारे के सारे मॉइस्चर को उसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो आप देखेंगे केस थर्ड में भी आपको रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां मैं कह सकता हूं कि रस्टिंग मुझे कब देखने को मिलेगी, रस्टिंग मुझे देखने को मिलेगी एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में। क्लियर है, रस्टिंग मुझे देखने को मिलेगी एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन देख लिया, कंक्लूजन, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम कुछ प्रोसेस ऐसे देख लेते हैं। जब हमें पता चल चुका है कि यार मेटल को खराब कर रहा है, मेटल को बर्बाद कर रहा है, तो फिर यार इस प्रोसेस से निपटा कैसे जाए। तो यार इस प्रोसेस से सबसे पहले आप पेंटिंग करके निपट सकते हो। ऊपर आपने पेंट की लेयर डाल दी, ठीक है, ताकि वो क्या कर रहा है, सिंपली अगर आप ऊपर किसी भी चीज की लेयर डाल रहे हो तो वो ऑक्सीजन के साथ उसका जो रिएक्शन है उसको लिमिट कर रहा है। फिर आप ग्रीस और ऑयल लगा सकते हो, सेम वो भी वही हेल्प कर रहे होंगे। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, यानी कि
जिंक की कोटिंग कर सकते हो। जिंक की कोटिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है। इस आयरन के सरफेस पे अगर आपने जिंक की कोटिंग लगा दी, तो जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और ऊपर क्या है, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो प्रिवेंट करेगी आयरन का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है। और टिन प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, इन सब में भी यही हो रहा होता है। एक सैक्रिफाइसल मटेरियल जो होता है उसकी हम कोटिंग लगा देते हैं, जिसके कारण जो आपका कोरोजन होता है वो नहीं हो रहा होता है। लास्ट आप क्या कर सकते हैं, लास्ट आप कर सकते हैं अलॉइंग यानी कि कुछ मेटल्स को आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। एक फिक्स रेशियो में हम मेटल्स का क्या बना रहे होंगे, मेटल्स का मिक्सचर बना रहे होंगे, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है और वहां पर कोरोजन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्या किया, मेटल्स को देखा, नॉन मेटल्स को देखा, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को देखा, ठीक है। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने वहां पर फिर क्या देखा, रिएक्टिविटी सीरीज देखी, उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और फिर पूरा मेटलर्जी वाला पोर्शन पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को भूले बिना लाइक कर दो यार, बहुत मदद मिलती है। एम करते हैं 50 लाइक का, इस वीडियो पे आप 50 लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।